हेलो लर्नर्स, वेलकम टू केम ट्यूटर। तो हमने अपनी केमिकल काइनेटिक्स की रिवीजन स्टार्ट कर रखी है। तो जो हमारे लास्ट टॉपिक रहते हैं, सिर्फ दो टॉपिक रहते हैं लास्ट के, जो हमारे क्या है, लिंडेमैन थ्योरी, यूनिमोलिकुलर थ्योरी है जो, और एंजाइम कैटलिस्ट, जिसके अंदर हम माइकल मेंटन इक्वेशन पढ़ेंगे। ये दो टॉपिक रहते हैं। इसके बाद हमारी केमिकल काइनेटिक्स की रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये भी देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीएसआई नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें देख लेते हैं क्या है ये। तो जिसने जो फर्स्ट के दो लेक्चर वो नहीं देखे हैं, तो पहले जाकर वो दो लेक्चर देख ले, उसके बाद फिर ये देखे, तो आपकी केमिकल काइनेटिक्स की रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। तो लिंडेमैन थ्योरी में क्या था कि ये हम पढ़ते सिर्फ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए पढ़ते हैं, जिसको हम यूनिमोलिकुलर थ्योरी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आई थी रेडिएशन हाइपोथेसिस आई थी। क्या आई थी? रेडिएशन हाइपोथेसिस। लिंडेमैन थ्योरी से आने से पहले रेडिएशन हाइपोथेसिस आई थी। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि ऑल यूनिमोलिकुलर रिएक्शन आर फर्स्ट ऑर्डर एट ऑल प्रेशर। ऑल प्रेशर का मीनिंग क्या है? लो प्रेशर, हाई प्रेशर, मॉडरेट, हाई प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर, सबके ऊपर जो हमारी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है वो किसकी तरह बिहेव करती है? फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करती है। ये किसने बोला था? रेडिएशन हाइपोथेसिस ने कहा था। बट जब उसके बाद लिंडमैन आया, लिंडमैन ने इससे अपोजिट, उसको इससे अपोजिट मिली रिएक्शन, कि उसको फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन नहीं मिली हर एक प्रेशर के ऊपर। जब मैं प्रेशर को कम ज्यादा करता हूं तो इसके फर्स्ट ऑर्डर से ये चेंज हो जाती है, जीरो ऑर्डर में भी हो जाती है, सेकंड ऑर्डर में भी हो जाती है। वो हम पढ़ेंगे आगे ये कैसे होती है। तो इसका रेडिएशन हाइपोथेसिस ड्रॉबैक ये था कि इसने ये बोला था हर एक प्रेशर के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, बट ऐसा नहीं होता। ये आपको फर्स्ट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या है ना, लिंडेमैन आया। क्या है ना, लिंडेमैन थ्योरी आई। लिंडेमैन थ्योरी ने क्या बोला कि जब हमारे पास दो रिएक्टेंट है, वो क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, और किस में चले जाएंगे? ऑक्साइड स्टेट के अंदर चले जाएंगे। क्या करके? K1 क्या है मेरा, मैं आपको बता दूं क्या है। K1 क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ एक्टिवेशन, कि जब एक्टिवेट हुए दोनों रिएक्टेंट कोलाइड करके, वो किस में चले गए? ऑक्साइड स्टेट के अंदर। एक मॉलिक्यूल ऑक्साइड में चला गया और एक वैसा का वैसा रहा। जब दोनों कोलाइड की, एक ऑक्साइड स्टेट में चला गया और एक वैसा का वैसा। उसके बाद क्या, इसकी एनर्जी क्या होगी? ऑक्साइड स्टेट में जाके ज्यादा होगी, एक्सेस एनर्जी होगी। उसके बाद ये क्या करेगा, ये अपनी एनर्जी को लॉस कर देगा और क्या हो जाएगा? डीऑक्साइड हो जाएगा। तो मेरा K2 क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ डीएक्टिवेशन। उसके बाद क्या है, जो बचा हुआ है ऑक्साइड स्टेट के अंदर, ये चला गया वापिस, और जो बचा हुआ ऑक्साइड स्टेट के अंदर एनर्जी जिसके पास लूज करी, ये दोबारा ऑक्साइड स्टेट में चला जाएगा। फिर ये ऑक्साइड स्टेट वाला जो मॉलिक्यूल है किसमें चला जाएगा? प्रोडक्ट के अंदर चला जाएगा, K3। तो जो K3 है हमारा, वो क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, तो ये आपको पता होना चाहिए कि दोनों कोलाइड किए, ऑक्साइड स्टेट में चला गया एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल एज इट इज रहा। उसके बाद क्या, इसकी एक्सेस एनर्जी होगी, ये एनर्जी को अपनी लूज करेगा, किसके पास दे देगा? जो ऑक्साइड स्टेट में नहीं गया, जो ऐसा एज इट इज पड़ा उसको दे देगा, और खुद किस में चला जाएगा? वापस डीऑक्साइड स्टेट में चला जाएगा। और ये फिर जो ऑक्साइड हो चुका है, ये दोबारा किस में जाएगा? फिर प्रोडक्ट के अंदर चला जाएगा। तो ये एक्टिवेशन होता है, डीएक्टिवेशन होता है और डिकम्पोजिशन होता है। तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के अंदर लिंडेमैन ने ये ऑब्जर्व किया। तो मैं इसको साफ साफ लिख देता हूं, फिर इसका हम रेट देखते हैं क्या है। जब रिएक्टेंट कोलाइड किए, ऑक्साइडेड स्टेट में गए, उसके बाद ऑक्साइडेड स्टेट वाला किस में गया? प्रोडक्ट के अंदर, K3। तो इसका जो रेट होगा, रिएक्शन क्या होगा? रेट वो क्या होता है कि ऑब्जर्व्ड और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है हमारा रेट।
उसके बाद जो के ऑब्जर्व की वैल्यू होती है ये आपको याद होनी चाहिए। के ऑब्जर्व की वैल्यू ये आपको याद होनी चाहिए। क्या होती है? K1 K3 कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड अपॉन में K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए और K3। ये आपकी किसकी वैल्यू होती है? के ऑब्जर्व की वैल्यू होती है। ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इस के ऑब्जर्व की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो हमारा जो रेट होगा वो क्या आएगा? K1 K3 ए का स्क्वायर डिवाइड अपॉन में K2 ए प्लस में K3, ये आएगा अपना रेट। तो आपको K1 K2 दे रखा है, कई कई बुकों के अंदर K1 और K2 को क्या लिख रखा है? K-1 भी लिखा हुआ है, क्योंकि रिवर्स के अंदर जा रहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ ऊपर क्या आएगा? K1 K3 कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड अपॉन में K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस में K3, ऐसे याद रखना आपको। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। ये अपना रेट हो गया, ये अपना के ऑब्जर्व हो गया। अब हमें इसके केसेस पढ़ने हैं कि लिंडमैन ने कैसे कहा कि ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो नहीं करती। तो हम केसेस लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या लूंगा मैं? एट हाई प्रेशर। एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के ऊपर आपको पता है कि जो K2A हो गया वो ग्रेटर देन K3 हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर किसका ज्यादा होगा? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा। इसका मीनिंग क्या है? ये क्वांटिटी K2A वो क्या है? बहुत ज्यादा होगी किससे? K3 से। तो इसका मीनिंग क्या है? K3 तो नेग्लेक्ट हो गया, K3 क्या हो गया? नेग्लेक्ट हो गया। ऊपर क्या होता है? K1 K3 कंसंट्रेशन ऑफ ए, नीचे क्या होगा? K3 तो बहुत कम है तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको बचेगा क्या? सिर्फ K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए से ए कैंसिल, क्या बचा? K1 K3 K2। तो आपको दिख रहा है कंसंट्रेशन तो है ही नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसके ऊपर हमारी क्या होगी? है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी। किसकी? जीरो ऑर्डर की। सेकंड केस क्या लेते हैं हम? एट लो प्रेशर। किस पे? लो प्रेशर। लो प्रेशर पे क्या होगा? ए का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मीनिंग क्या है कि K2 ए क्या हो जाएगा? लेस देन K3 हो जाएगा। तो हमारा जो के ऑब्जर्व आएगा तो K2 ए तो क्या है? प्रेशर बहुत कम है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, बचेगा ये सिर्फ K3। तो क्या लिखूंगा मैं? K1 K3 कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड अपॉन में K3, K3 से K3 कैंसिल, क्या बचा? K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब आपको पता है रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर कितनी है? 1 है। तो इसका मीनिंग क्या है? एट लो प्रेशर पे किसकी तरह बिहेव करेगा? फर्स्ट ऑर्डर। क्या करेगा? फर्स्ट ऑर्डर। ये जीरो ऑर्डर, ये आपको याद रखना है। हाई प्रेशर में जीरो ऑर्डर, लो प्रेशर में फर्स्ट ऑर्डर। इसी तरह रेट का देखते हैं। एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर होगा तो वही बात हमारा K2 ए क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन K3 हो जाएगा। रेट क्या आएगा हमारा? K1 K3 ए का स्क्वायर, ये ज्यादा ये कम है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, बचेगा क्या? K2 ए से ए कैंसिल, बचेगा क्या? K1 K3 डिवाइड अपॉन में K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो आपको पता है कंसंट्रेशन ए की पावर कितनी है? 1 है। तो एट हाई प्रेशर पे ये किसकी तरह बिहेव करेगा? फर्स्ट ऑर्डर। क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर होगा। फर्स्ट ऑर्डर होगा। ऐसे अगर लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर पे क्या होगा? K2A, क्यों? प्रेशर क्या है रिएक्टेंट का? बहुत कम है, लो प्रेशर है। तो ये क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ K3। तो यहाँ पर क्या बचेगा? K3। तो जो हमारा रेट है वो क्या हो जाएगा? K1 K3 ए का स्क्वायर डिवाइड अपॉन में K3, K3 से K3 कैंसिल, तो बचा क्या? सिर्फ ओनली K1 ए का स्क्वायर। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन की पावर कितनी है? 2 है। तो किस ऑर्डर की हो जाएगी? सेकंड ऑर्डर की। क्या हो जाएगी? सेकंड ऑर्डर की हो जाएगी।
तो सिर्फ आपको ये दो चीजें याद रखनी है। क्या दो चीजें याद रखनी है कि लो एट हाई प्रेशर पे के ऑब्जर्व क्या होता है, जीरो ऑर्डर का होता है, और रेट क्या होता है मेरा, फर्स्ट ऑर्डर होता है। रेट क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। एट लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे क्या होता है, के ऑब्जर्व होता है मेरा फर्स्ट ऑर्डर का, और रेट क्या होता है मेरा सेकंड ऑर्डर का। सिर्फ ये चार बातें याद रखनी है। हाई प्रेशर और लो प्रेशर में के ऑब्जर्व क्या होता है और रेट का ऑर्डर क्या होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, हाई प्रेशर लो प्रेशर में क्या क्या चीजें बनती है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है कि इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर के ऑब्जर्व्ड और कंसंट्रेशन ऑफ के, इसके दोनों में क्या, ये वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे, इनके बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारा ग्राफ क्या आएगा, ग्राफ आएगा ऐसा, ये फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब कैसे हुआ, वही बोला मैंने, यहाँ क्या प्रेशर है, ये कंसंट्रेशन है ये ना, ये क्या इसका प्रेशर है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या है, वेरी लो है, एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर। और जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे, प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे, तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, एट हाई प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर लो है, यहाँ पर प्रेशर हाई है। तो मैंने आपको अभी बताया था, लो प्रेशर के ऊपर, लो प्रेशर पे ये क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, ये कम हो गया, बचेगा सिर्फ K3 से K3 कैंसिल, ए की पावर कितनी है, 1 है। तो इसका मीनिंग एट लो प्रेशर पे किसके कौन सा ऑर्डर होगा हमारा, फर्स्ट ऑर्डर। क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। एट हाई प्रेशर पे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ए से ये कैंसिल, क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर। ये आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ के अंदर कहां पे जीरो ऑर्डर है और कहां पे फर्स्ट ऑर्डर है। अब मैंने बताया था एट हाई प्रेशर के ऊपर, एट हाई प्रेशर के ऊपर जो के ऑब्जर्व्ड है, के ऑब्जर्व्ड, उसकी वैल्यू क्या आएगी, एट हाई प्रेशर है, मीनिंग क्या है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, K3 की वैल्यू कम है, तो इसकी वैल्यू अगर ज्यादा है तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा गया सिर्फ K2A, फिर उसके बाद क्या, ए से ए कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ ओनली K1 K3 डिवाइड अपॉन में K2। ये वैल्यू आएगी हमारी एट हाई प्रेशर पे, और क्या होगा, जीरो ऑर्डर, क्योंकि कंसंट्रेशन से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो क्या है, जब क्या होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, उस टाइम क्या होगा, मेरा के ऑब्जर्व क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, K1 K3 अपॉन में K2। ये आपको याद करनी है, बस ये आपको याद करनी है। एट लो प्रेशर में फर्स्ट ऑर्डर, हाई प्रेशर में जीरो ऑर्डर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, के ऑब्जर्व की वैल्यू ये आ जाएगी। रेट में अपोजिट है भाई, लो प्रेशर पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर पे रेट क्या हो जाएगा, लो प्रेशर पे सेकंड ऑर्डर, और हाई प्रेशर पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रेट। तो ऐसे याद रखना है, अगर प्रेशर हाई है तो रेट कम है, प्रेशर कम है तो रेट ज्यादा है, वही है। प्रेशर लो है तो फर्स्ट ऑर्डर है, प्रेशर हाई है तो जीरो ऑर्डर है, वही है। प्रेशर लो है तो सेकंड ऑर्डर है, प्रेशर हाई है तो ऑर्डर फर्स्ट है। ऐसे आप याद रख सकते हो, प्रेशर ज्यादा होगा वहां पर रेट क्या होगा, मतलब ऑर्डर क्या होगा, कम होगा। ऐसा आप इस चीज को याद रख सकते हो, याद करने का ट्रिक है ये। उसके बाद अगर हम इसको ग्राफ प्लॉट करें, इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो, 1 पोल में के ऑब्जर्व इज इक्वल टू में K2A प्लस में K3 डिवाइड अपॉन में K1 K3 कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब इसको क्या कर दूं, मैं अलग अलग कर दूं, इसके नीचे 1 अपॉन में के ऑब्जर्व इज इक्वल टू में K2A डिवाइड अपॉन में K1 K3 A प्लस में K3 डिवाइड अपॉन में K1 K3 कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये हो गई, ए से ए कैंसिल, ये तो हमारा कैंसिल ही हो गया यहाँ से।
ये बचा। अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में, 1 में के ऑब्जर्व्ड और 1 में ए के बीच, ये इक्वेशन आपको कैसी दिख रही है, लीनियर इक्वेशन, y इक्वल टू में mx प्लस c, ये दिख रही है लीनियर इक्वेशन है। और ये क्या हमारा इंटरसेप्ट है, तो ये हमारा इंटरसेप्ट हो, यहाँ से कैसे जाएगा हमारा लीनियर बढ़ेगा। इसका जो स्लोप होगा वो आपको पता है, स्लोप क्या है, 1 में a तो x हो गया, बचा वो स्लोप हो गया k3 में k1 k3, और k3 से k3 यहाँ कैंसिल ही हो जाएगा यहाँ, तो बचेगा सिर्फ ओनली 1 में k1 बचेगा, क्या बचेगा 1 में k1, ये हो गया हमारा स्लोप। और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा हमारा k2 में k1 k3, ये हमारा इंटरसेप्ट है, ये हमारा स्लोप है, इसके बीच में ग्राफ है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे कि आपको ग्राफ, आपको ये बोल देगा कि मैंने ग्राफ प्लॉट किया है 1 में k ऑब्जर्व्ड और 1 में a के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है, और आपको सिर्फ स्लोप की और इंटरसेप्ट की वैल्यू दे देगा, किसकी, स्लोप की और इंटरसेप्ट की वैल्यू दे देगा, और आपसे या k2 निकलवा लेगा या k3 निकलवा लेगा। ऐसे क्वेश्चन वो कंफ्यूज करके देगा। तो आपको ग्राफ पता होना चाहिए किस किस के बीच में है, एक ये पता होना चाहिए किस प्रेशर पे कौन सा ऑर्डर है, के ऑब्जर्व्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए, रेट पता होना चाहिए, है ना, रेट पता होना चाहिए, रेट क्या था ये k2 a प्लस में k3, ठीक है, ये रेट पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए के ऑब्जर्व्ड क्या होता है, ऊपर k1 k3 कंसंट्रेशन, उसके बाद क्या है k2 कंसंट्रेशन, फिर प्लस में k3, ऐसे याद रखना है। यहाँ पर k2 के साथ k-1 भी होता है कई कई रिएक्शन के अंदर, मतलब कई बुकों के अंदर कहीं k1 k2 और कहीं k1 k-1, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको आप में कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा लिंडमैन थ्योरी, इससे बाहर इसमें क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ यही 3-4 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन इन्हीं से पूछे गए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए सारे इसी से पूछे गए, तो आपको ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, कैटेलिस्ट, क्या है कैटेलिस्ट, आपको पता है कैटेलिस्ट क्या होते हैं मेरे, कैटेलिस्ट 2 टाइप के होते हैं हमारे, होमोजीनियस होते हैं एक तो, और ये क्या होते हैं हिट्रोजीनियस होते हैं, ये क्या होते हैं हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस हमें क्या होमोजीनियस कैटेलिस्ट पढ़ते हैं, होमोजीनियस कैटेलिस्ट का आपको पता है, इन कैटेलिस्ट एज सेम फेज एज रिएक्शन मिक्सर, रिएक्शन मिक्सर का मीनिंग क्या है रिएक्टेंट, इसका मीनिंग क्या है, जो मेरा कैटेलिस्ट है और जो मेरा रिएक्टेंट है वो किस में होना चाहिए, सेम फेज में होना चाहिए, या तो दोनों दोनों लिक्विड में हो, या दोनों दोनों सॉलिड में हो, या दोनों दोनों किस में हो, गैस में हो, होने किस में चाहिए, सिर्फ एक फेज के अंदर होने चाहिए दोनों दोनों, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, होमोजेनियस कैटेलिस्ट में आते हैं। तो होमोजेनियस कैटेलिस्ट के एग्जांपल कौन कौन से हैं, एक तो है एंजाइम कैटेलिस्ट, एंजाइम कैटेलिस्ट, और एक क्या है एसिड बेस कैटेलिस्ट, एसिड बेस कैटेलिस्ट, ये 2 कैटेलिस्ट आते हैं इसके अंदर। तो इसमें क्या आते हैं हमारी ये 2 कैटेलिस्ट आते हैं, एंजाइम कैटेलिस्ट और एसिड बेस कैटेलिस्ट। तो जो एंजाइम कैटेलिस्ट है हमें ये पढ़ना है, एंजाइम कैटेलिस्ट ये भी सिलेबस में है, लेकिन ये क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्या है एंजाइम कैटेलिस्ट, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंजाइम कैटेलिस्ट से। तो इसके अंदर क्या होता है, पहले तो इसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म वो किसने प्रपोज किया था, माइकल्स मेंटन एक साइंटिस्ट था, उसने इसका मैकेनिज्म दिया था, एंजाइम कैटेलिस्ट का मैकेनिज्म किसने दिया, माइकल्स मेंटन ने। तो इसी के ऊपर जो इसकी इक्वेशन है उसी को हम क्या कहते हैं, माइकल मेंटन इक्वेशन बोलते हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पढ़ते हैं हमारा एंजाइम कैटेलिस्ट।
तो आपको ये पता होना चाहिए हम कैटलिस्ट में है होमोजीनियस हेटेरोजीनियस दो टाइप के होते हैं, और हमें क्या पढ़ना है होमोजीनियस कैटलिस्ट पढ़ना, जिसकी होता है कैटलिस्ट और रिएक्टेंट क्या होते हैं सेम फेज के अंदर होते हैं। उसके दो एग्जांपल है एंजाइम कैटलिस्ट और एसिड बेस कैटलिस्ट। उसमें से हमें कौन सा पढ़ना है एंजाइम कैटलिस्ट पढ़ना है, हमें कौन सा पढ़ना है एंजाइम कैटलिस्ट पढ़ना है। अब इसके अंदर क्या होता है एक तो होता है मेरा एंजाइम और एक क्या होता है सबस्ट्रेट, क्योंकि हमें रिएक्शन किसकी करवानी है सबस्ट्रेट की करवानी है, और उसके अंदर हमने एंजाइम डाला कि उसकी स्पीड या उसका रेट क्या है इंक्रीज कर सके। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट है ये किस में रहते हैं इक्विलिब्रियम में रहते हैं, और ये क्या बना लेते हैं कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स फिर किस में कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। इसका रेट K1 है, इसका रेट पिछली बार हम K2 लिया था, इस बार K-1 ले लेता हूँ, वो आपकी मर्जी है K1 K2 कुछ भी ले लो, लेकिन आपको पता होना चाहिए K2 कौन सा है रिवर्स वाला है और K-1 क्या है रिवर्स वाला है। इस साइड क्या ले लेता हूँ K2 ले लेता हूँ। अब इस रिएक्शन में अगर मैं रेट लिख दूं रेट, तो वो रेट क्या होगा आपको पता है रेट क्या होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया रिएक्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट, तो K2 इनटू में E और S, ये मेरी कंसंट्रेशन होगी किसकी रिएक्टेंट की। और आपको पता होना चाहिए कि जो ES की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये पुट कर देता हूं मैं K2 ES की वैल्यू क्या होती है हमारी K1 E0 कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इनिशियल और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिवाइड अपॉन में K2 प्लस में K-1 डिवाइड अपॉन में K1 प्लस में सबस्ट्रेट। ये वैल्यू किसकी होती है हमारी एंजाइम कैटलिस्ट की होती है। ठीक है भाई, और अब क्या करता हूं इस वैल्यू को एक कांस्टेंट में पुट कर देता हूं K2 K1 E0 कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइड अपॉन में इसको लिख देता हूं मैं Km प्लस में सबस्ट्रेट। जो मेरा Km है जो मेरा Km है वो क्या है मेरा माइकल मेंटन कांस्टेंट है, माइकल मेंटन कांस्टेंट है क्योंकि जो साइंटिस्ट है उसने अपने नाम पे ही इसका नाम दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू क्या होती है K2 प्लस में K-1 डिवाइड अपॉन में K1। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, याद करनी है। जो बात मैं बता रहा हूँ वो बात आपको सारी याद रखनी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं हम रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन टाइम के अंदर हम क्या है वो चीजें पढ़ें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज को तो आप छोड़ भी नहीं सकते। तो जो बात मैं बता रहा हूँ वो बात तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि जो चीजें नहीं इंपॉर्टेंट वो तो मैंने पहले से छोड़ रखी है, तो ये चीजें आपको नहीं छोड़नी। अगर इसमें से छोड़ दोगे फिर कुछ नहीं बचेगा। इसके तो एक एक बात आपको पता होनी चाहिए। तो हमारा रेट क्या आ गया ये आ गया हमारा रेट। अब क्या है इसके अंदर हम केसेस पढ़ते हैं, ये हमारी Km की वैल्यू होगी। इसके अंदर क्या हम केसेस पढ़ते हैं, केस फर्स्ट लेता हूं जिसके अंदर क्या होता है हमारा जो Km है वो क्या है ग्रेटर देन किससे है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट से। अगर क्या है हमारा Km की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए किससे सबस्ट्रेट से, तो रेट क्या होगा आपको पता है Km की वैल्यू अगर ज्यादा होगी सबस्ट्रेट से तो सबस्ट्रेट तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ Km। तो ऊपर क्या होगा K2 K1 E0 सबस्ट्रेट डिवाइडेड अपॉन में Km, सिर्फ क्या इसकी वैल्यू बची है सिर्फ। तो अगर इसके अंदर देखूं तो मेरा क्या है E0 की पावर क्या है 1, तो फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम और फर्स्ट ऑर्डर ही विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, और रेट क्या होगा ओवरऑल रेट क्या हो जाएगा ओवरऑल ऑर्डर 2। तो क्या जब Km मेरा बहुत ज्यादा ग्रेटर हो जाएगा सबस्ट्रेट से उस टाइम जो ओवरऑल ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, एंजाइम फर्स्ट ऑर्डर सबस्ट्रेट भी फर्स्ट ऑर्डर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं केस
सेकेंड, जिसके अंदर हम क्या ले लेते हैं, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को क्या ले लेते हैं, बहुत कम तो ली थी पहले, इस बार क्या लेते हैं, बहुत ज्यादा है इस बार। तो इस बार क्या है, Km की वैल्यू मतलब Km की वैल्यू क्या है, बहुत कम है। बहुत कम का मीन क्या है, सबस्ट्रेट से बहुत कम है, तो इसका मीन सबस्ट्रेट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो इस बार नेगलेक्ट कौन होगा, Km। तो बचेगा क्या, जो हमारा रेट आएगा वो क्या आएगा, K2 K1 E0 सबस्ट्रेट डिवाइडेड अपॉन में सबस्ट्रेट डिवाइडेड अपॉन में सबस्ट्रेट। यहाँ पर K1 नहीं आएगा, क्या है, K1 नहीं आएगा, यहाँ पे K1 नहीं आएगा, क्योंकि जो ES की जो वैल्यू होती है वो सिर्फ कितनी होती है, E0 सबस्ट्रेट डिवाइडेड अपॉन में K2 प्लस में K-1 डिवाइडेड अपॉन में K1 प्लस में सबस्ट्रेट, ये वैल्यू होती है। तो सिर्फ क्या, ये वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे K1 ही आएगा, सिर्फ ये आएगा। तो अब क्या होगा, सबस्ट्रेट से सबस्ट्रेट कैंसिल आउट, तो ये तो हमारा कैंसिल ही हो गया, बचा क्या, सिर्फ K2 और E0, K2 E0। इसका मीनिंग क्या है, जब हमारे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी किससे, Km से, उस टाइम जो रेट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जो K2 E0 है इसको हम क्या लिख सकता हूं, मैं R max लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, R max लिख सकता हूं। तो आपको कहेंगे K2 E0 दिया मिले तो उसका मीनिंग क्या है, R max है, क्या है, R max की वैल्यू क्या है, K2 E0 है। और अब इससे आपको पता लग रहा है कि क्या, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम और जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, क्योंकि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से तो क्या हो चुका है, इंडिपेंडेंट हो चुका है। अगर मैं इसका ओवरऑल ऑर्डर लिखूं, रेट का ओवरऑल ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, कब, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या होगी, Km से बहुत ज्यादा होगी। और उसके बाद हमारा जो थर्ड केस है उसके अंदर हम क्या ले लेते हैं, जब क्या इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो, इक्वल हो, किसकी, केस थर्ड, कि हमारा E0 नहीं, Km और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है, दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है। तो इस बार जो रेट होगा वो क्या होगा, K2 E0 सबस्ट्रेट डिवाइडेड अपॉन में, ये दोनों क्या इक्वल हो चुके हैं, तो Km को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, Km की जगह क्या लिख सकता हूँ, सबस्ट्रेट लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट कितना हो जाएगा, 2 सबस्ट्रेट हो जाएगा। और हमें पता है ऊपर भी है नीचे भी, कैंसिल आउट। तो R की जो वैल्यू बचेगी वो क्या होगी, K2 E0 डिवाइडेड अपॉन में 2, ये वैल्यू होगी जब इन दोनों कंसीडरेशन क्या होगी, इक्वल होगी। और K2 E0 को मैंने बताया था अभी, इसको हम R max भी लिख सकता हूँ मैं, तो R max डिवाइडेड अपॉन में 2, जब क्या होगी, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो आपको क्या है, सिर्फ इसका एक तो रेट का पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू, इसकी रेट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, K2 E0 सबस्ट्रेट Km प्लस सबस्ट्रेट, ये पता होना चाहिए। उसके बाद Km की वैल्यू मैंने बता दिया, ये होती है K2 प्लस K माइनस 1 अपॉन में K1। उसके बाद केस लिया, एक बार तो Km की वैल्यू ज्यादा ली सबस्ट्रेट से, एक केस तो हो गया, एक बार सबस्ट्रेट की ज्यादा ली Km से, एक वो केस हो गया। थर्ड केस क्या था, दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्वल होगी। तो आपकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि कब कौन सा ऑर्डर होता है, एंजाइम का क्या ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का, सबस्ट्रेट का क्या ऑर्डर, रेट क्या होगा जब इनकी कंसंट्रेशन क्या ज्यादा या कम होगी। तो एक्सपेरिमेंट करके देखे थे कि एक बार हमने सबस्ट्रेट को कम ले लिया, एक बार हमने Km को कम ले लिया, एक बार दोनों इक्वल ले लिया, उस टाइम रेट के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है, कि हमारा जो ऑर्डर है वो क्या हो रहा है, कि जो रेट है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जब मैं क्या कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन को क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ उस टाइम। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर मैं इसका क्या करूं, ग्राफ प्लॉट करूंगा, क्या करूंगा, इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूं, अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा ऐसे, रेट के और सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में, तो वो ग्राफ क्या आएगा, ऐसे आएगा मेरा ग्राफ, क्या आएगा, ऐसे आएगा वो ग्राफ में।
तो आपको पता है कि जब सबस्ट्रेट क्या होगा, बहुत कम होगा। यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट कम है। जो हमने केस लिया था कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट क्या होगी, कम होगी, किसे, Km से। यहाँ पे कम ही है, Km की ज्यादा है तो Km होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी ये पे, सेकंड ऑर्डर की होगी। किसकी होगी, सेकंड ऑर्डर की होगी, क्योंकि हमने सबस्ट्रेट की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, बहुत कम है, तो ये नेग्लेक्ट हो गई, बचा क्या सिर्फ Km। तो K2 अपॉन Km इंटू में E नोट और सबस्ट्रेट, तो फर्स्ट ऑर्डर इसकी, फर्स्ट ऑर्डर इसकी क्या होगी, सेकंड ऑर्डर की होगी। जब हमारे क्या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या बहुत बहुत ज्यादा है, किसे, Km से, उस टाइम क्या होगा, ये तो नेग्लेक्ट हो गया, ये बचा सबस्ट्रेट से सबस्ट्रेट कैंसिल, क्या होगा, E नोट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी, यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर, रेट और सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है। ये क्या ओवरऑल ऑर्डर हो गया मेरा, ओवरऑल ऑर्डर। और अकेला सबस्ट्रेट का ऑर्डर पूछूं मैं, ये तो क्या रेट, कि हमारा रेट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम होगी तो सेकंड ऑर्डर का होगा, अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो फर्स्ट ऑर्डर का होगा। अगर मैं सिर्फ सबस्ट्रेट का ऑर्डर पूछूं, किसका, सबस्ट्रेट का, उस टाइम क्या होगा, सबस्ट्रेट का ऑर्डर क्या होगा, जब कंसंट्रेशन कम है उस टाइम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या कम है, ये वैल्यू क्या कम है सबस्ट्रेट की, Km की वैल्यू ज्यादा है, तो सबस्ट्रेट की ऑर्डर क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा सबस्ट्रेट का। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर हो जाएगा सबस्ट्रेट का। तो आपको पता होना चाहिए रेट, जो ओवरऑल रेट है उसका ऑर्डर क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर होगा, और यहाँ क्या होगा, सेकंड ऑर्डर। बट अगर सबस्ट्रेट का ऑर्डर पूछे तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो ऑर्डर, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। तो ऐसे आपको कंफ्यूज कर सकता है सबस्ट्रेट या फिर रेट का देखो, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से आपको कंफ्यूज कर सकता है। अब हमें क्या है, दो ग्राफ प्लॉट किए, दो ग्राफ प्लॉट किए गए। एक तो किया लिनेवियर बार प्लॉट, लिनेवियर बार प्लॉट, ये प्लॉट जो था ये किस किस के बीच में था, ये था हमारा, ये प्लॉट था हमारा किसके बीच में, 1/r वर्सेस 1/ सबस्ट्रेट, इसके बीच में था ये। तो क्या कैसे करते हैं हम इसको, रेट है, इसको क्या रेसिप्रोकल करना है, तो आप पहले से इसको रेसिप्रोकल करो इसका, तो क्या होगा, Km प्लस में सबस्ट्रेट डिवाइडेड अपॉन में K2, और ये क्या हो जाएगा मेरा E नोट, ये क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट। अब इसको मैं अलग अलग करूंगा तो क्या आएगी मेरी वैल्यू, Km डिवाइडेड अपॉन में K, ये Km और ये K2 है, E नोट सबस्ट्रेट। तो आपको पता है, तो आपको पता है जब इसको रेसिप्रोकल किया और जब क्या अलग अलग किया तो क्या हुआ, K2 E नोट और सबस्ट्रेट यहाँ पे आया। अब सबस्ट्रेट के नीचे आएगा प्लस में सबस्ट्रेट डिवाइडेड अपॉन में K2 E नोट और सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से सबस्ट्रेट कैंसिल, 1/में R इज इक्वल टू क्या होगा, Km K2 E नोट सबस्ट्रेट प्लस में 1/में K2 E नोट, ये हुआ। अब आपको पता है ये हमारा y है, ये हमारा mx है और ये हमारा c है, लीनियर इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं 1/में r और 1/में सबस्ट्रेट, ये उस टाइम क्या है, स्लोप तो ये बच गया मेरा, स्लोप क्या आ गया, Km डिवाइडेड अपॉन में K2 और E नोट, और इंटरसेप्ट क्या है, c, ये रहा 1/में K2
ई नोट, 1 में के टू ई नोट। तो ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि इसके ऊपर क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको सिर्फ क्या है 1 में रेट और 1 में सबस्ट्रेट का ग्राफ दे देंगे, इसके बीच में ग्राफ है, और आपको क्या है स्लोप की वैल्यू दे देंगे और किसकी वैल्यू दे देंगे, इंटरसेप्ट की। तो आपको क्या है इंटरसेप्ट की वैल्यू 1 में के टू ई नोट है, तो इंटरसेप्ट से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, के टू ई नोट की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको ये पूरा गिवन है तो ऐसे के टू ई नोट की वैल्यू निकाल सकते हो। वो के टू ई नोट की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे और इस कंप्लीट की स्लोप की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आप क्या निकाल सकते हो, के एम निकाल सकते हो। समझाया मैं कहां पे बोल रहा हूं कि आपको स्लोप दे रखा है, ये एक्स दे रखा है कुछ भी, और ये क्या दे रखा है, वाई दे रखा है कुछ भी, तो आपको के टू ई नोट की वैल्यू निकालोगे यहां से, यहां पे पुट करोगे और यहां से किसकी वैल्यू निकालोगे, के एम की। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ये ग्राफ किस किस के बीच में होता है, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होती है, स्लोप की वैल्यू क्या होती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो इसलिए इसने ग्राफ बताया था, ये ग्राफ किसके नाम से होता है, लिनियर वर्कलोड ग्राफ, 1/r वर्सेस 1 सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में होता है। उसके बाद जो लास्ट ग्राफ हमारा वो किसने दिया था, वो हमारा दिया था एडी और होफस्टील ने ग्राफ दिया था, किस किस के बीच में था, r/में सबस्ट्रेट वर्सेस रेट, इसके बीच में ग्राफ था, r/1 सबस्ट्रेट वर्सेस r, इसके बीच में ग्राफ था। अब ग्राफ हमें इसी से निकालने हैं, बस ये लेके आना है कि ये मेरा y होना चाहिए और ये मेरा क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। अब इसको कैसे बनाएं कि y और x, वो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। कैसे करूंगा, इस वैल्यू को मैं इस साइड ले आऊंगा, रेट से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, के एम प्लस में रेट और सबस्ट्रेट इज इक्वल टू में के टू ई नोट सबस्ट्रेट, ये कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, सबस्ट्रेट से डिवाइड एस, ऐसे क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा बोथ साइड। अगर डिवाइड करूंगा बोथ साइड तो इस साइड भी सबस्ट्रेट, यहां भी सबस्ट्रेट और यहां भी सबस्ट्रेट। तो आपको पता है ये तो मेरा कैंसिल आउट हो गया, ये भी मेरा कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या सिर्फ r/में सबस्ट्रेट यहां पर के एम, यहां पर रेट इज इक्वल टू में के टू ई नोट, ये बचा। अब इस r को क्या कर दूंगा, इस साइड लेके चला दूंगा, इस r को इस साइड, तो ये के नीचे चला जाएगा। तो ये वैल्यू क्या है, r/में सबस्ट्रेट इज इक्वल टू के टू ई नोट, ये साइड जाकर माइनस r हो गया, ये के एम है, ये क्या चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। अब आपको आ गया, ये मेरा y आ गया और ये मेरा x आ गया और ये मेरा क्या है, सी इंटरसेप्ट आ गया। ये मेरी लीनियर इक्वेशन बन गया। क्या बन गई मेरी लीनियर इक्वेशन। अब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं मेरा, r/में सबस्ट्रेट और r के बीच में, तो क्या है मेरा इस बार स्लोप क्या है, नेगेटिव है, मेरा स्लोप क्या है, नेगेटिव है, ये सही है ना, हाँ सही है, ये मेरा स्लोप नेगेटिव है। तो जो ये वैल्यू है क्या हो जाएगी, इस बार ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेगा, ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेगा। और जो ये इंटरसेप्ट है ये हमें पता है, ये रहा इंटरसेप्ट मेरा, इस इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, के टू ई नोट अपॉन में के एम, और जो स्लोप है हमारा वो क्या है, इस बार नेगेटिव है, -1 अपॉन में के एम, -1 अपॉन में के एम। इस बार देखो, इस बार हमारा स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू चेंज हो गई, स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू चेंज हो गई। अब आपको क्वेश्चन इस पे भी दे सकता है कि r/1 सबस्ट्रेट और r के बीच में ग्राफ है, आपको स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन है, तो आपको क्या है, या तो r मैक्स पूछ लेगा या ई नोट पूछ लेगा, के टू कुछ भी पूछ लेगा, तो आप इससे निकाल सकते हो। क्योंकि ये देगा तो के एम की वैल्यू निकाल लोगे, मतलब ये देगा तो के एम की वैल्यू यहां से निकाल लोगे, यहाँ पुट करोगे, के टू ई नोट मेरा r मैक्स होता है, यहाँ पुट कर दोगे। ये के टू ई नोट आपको भूलना नहीं है, के टू
ई नोट क्या होता है मेरा, आर मैक्स होता है। तो मैंने पूरी वैल्यू लेकर के कैलकुलेट किया है, लेकिन आप हर जगह के टू ई नोट की जगह आर मैक्स भी पुट कर सकते हो। उससे क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, आपको लिखना कम पड़ेगा बस। तो आपको ये पता लग गया किस किस के बीच में ग्राफ है। ये हमारा लास्ट पॉइंट था बस, ये चीज आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद दो तीन चीजें जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। एक तो है टर्न ओवर नंबर। क्या है टर्न ओवर नंबर? टर्न ओवर नंबर क्या होता है हमारा, जो ये K2 की वैल्यू है ये हमारी क्या होती है, टर्न ओवर नंबर होती है। तो सीधे आपको सिर्फ एज इट इज पता होना चाहिए। किसी को अगर ये भी नहीं पता टर्न ओवर की नंबर की वैल्यू क्या है तो कैसे निकाल लेगा? डेफिनेशन सबको पता है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, बट अगर वैल्यू नहीं पता तो कैसे निकालेगा? सिर्फ जो K2 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी टर्न ओवर नंबर होती है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कैटेलिटिक एफिशिएंसी। कैटेलिटिक एफिशिएंसी क्या होती है? तो कैटेलिटिक एफिशिएंसी क्या होती है, K2 अपॉन में Km होता है। Km की वैल्यू आप सबको पता है क्या होती है, K2 प्लस में K माइनस 1 डिवाइड अपॉन में Km। ये वैल्यू हमारी किसकी होती है, Km की होती है। ये हमारा कैटेलिटिक एफिशिएंसी वैल्यू ये होती है। टर्न ओवर नंबर हमारा K2 होता है। ये चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। और कैटेलिटिक एंजाइम के बाद इसके बाद कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आता। सिर्फ आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, आपको सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। टर्न ओवर नंबर क्या है मेरा, कैटेलिटिक एफिशिएंसी क्या है। तो आपको क्वेश्चन पता है कैसे पूछेगा, वही पूछेगा, सेम ग्राफ दे देगा, वही 1 अपॉन में आर, 1 अपॉन में सबस्टेट, कुछ भी आर अपॉन सबस्टेट किसका भी ग्राफ दे सकता है। और वहीं से आपको स्लोप दे देगा और क्या दे देगा, इसके इंटरसेप्ट की वैल्यू दे देगा। स्लोप दे देगा और इंटरसेप्ट दे देगा। यहां से आपको एक दूसरे को कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्या होना चाहिए, कन्वर्ट करना चाहिए। यहाँ से K2 निकाल सकते हो, Km निकाल सकते हो, तो आपको यहाँ पुट करना है। अगर यहाँ से कुछ निकाल लोगे, K2 Km कुछ भी निकला, उसको अगर कैटेलिटिक एफिशिएंसी पूछा है तो यहाँ पे पुट करोगे। अगर टर्नओवर नंबर पूछा है तो डायरेक्ट यहाँ से K2 की वैल्यू निकाल ली, उस K2 की वैल्यू क्या है, टर्नओवर नंबर हो जाएगा वो हमारा। ऐसे आप Km निकाल सकते हो, Km की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पुट करोगे, यहाँ पे आपको एक वैल्यू दे देगा किसी की भी, यहाँ से K2 निकाल लोगे। मतलब कुछ नहीं है, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। सिर्फ क्या करेगा, घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसका ग्राफ किसके बीच में है और वहां से कौन सी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं कि इस वैल्यू को निकालने से जो मेरे को चाहिए, क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया उसके पास मैं पहुंच सकूं। बस आपको यही करना है। तो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैंने सारे आपको बता दी है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ से हमारी जो केमिकल काइनेटिक्स की रिवीजन हमने स्टार्ट की थी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। करवाने को मैं एक वीडियो में भी करवा सकता था 1.5-2 घंटे लगा करके, लेकिन हमने क्या किया है, सारे कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज किया है कि कोई भी क्वेश्चन मेरा बच ना रह जाए, कुछ भी रहना जाए। तो इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है। तो आपको भी पेशेंस रखना है। अगर आपने 3 वीडियो भी देख ली और किसी ने काइनेटिक्स कर भी नहीं रखा तो जाते जाते ये वीडियो जरूर देखे जाना, बस फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको ये सारी चीज़ें कवर है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इतने आप अच्छे से पढ़िए और इस पर क्वेश्चन लगाइए। इस पर क्वेश्चन अगर नहीं लगे तो कमेंट कर देना, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इसी के ऊपर, इन कंसेप्ट के ऊपर। तो इसी के साथ अलविदा, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। थैंक यू।